बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शोज़फ़ हैदर और आप जिस चैनल पे मुझे देख रहे हैं उसका नाम है एसके स्पीक। पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मैच कल होने जा रहा है, जो कि अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जाएगा। काफ़ी प्रेशर मैच होगा पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप के जो है नज़रें मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच यही होता है, क्योंकि बिगेस्ट राइवलरी होती है। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला भी इस तरह का होता है, लेकिन जो जो राइवलरी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रही है पिछले काफ़ी सालों में, वो इस वजह से वो पाकिस्तान को है ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। तो आज हमारे पास बात करने के लिए ज़ैद भाई भी हैं और 2 हमें और भी जॉइन करेंगे। दरमियान में सबसे पहले ज़ैद भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या होप्स हैं आपकी पाकिस्तान से और कैसा देखते हैं, कितने चांसेस हैं पाकिस्तान के जीतने के? मेरा ख्याल में तो कोई 50-50 ही होगा, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया बेहतर टीम है। इंडिया इंडिया की जिस बेहतर तरह की फॉर्म लगी, हाँ, इंडिया की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, मेरा नहीं ख्याल उनसे बेहतर टीम कोई है इस वक्त। मुझे बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीट कोई हुँ। खास चीज नजर नहीं आती जिसको आप कहेंगे हाँ ये वीकनेस है इनकी या कुछ। बिल्कुल सही बात है। उनका जो है स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उनका फ़ास्ट बॉलिंग अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है, बैटिंग तो वो कर ही अच्छी रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, वो एज़ सच उन्होंने अभी तक अच्छा नहीं परफ़ॉर्म किया और मेरे लिए जो मुझे लगता है कि कल वो टीम जीतेगी जो थोड़ी-सी बेहतर बॉलिंग करेगी, क्योंकि बैटिंग पे तो स्कोर हो ही रहा है। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दोनों ने स्कोर किया है। लेकिन बॉलिंग मेरे ख़्याल में जो टीम ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करेगी वही टीम शायद विनर हो सकेगी। तो आपका सबसे पहले स्पिनर्स के रिलेटेड क्या ख़्याल है? क्या आपको लगता है कि उसामा मीर को जगह देनी चाहिए और अगर देनी चाहिए तो किसको हटा कर देनी चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सच उसामा मीर की जगह बनती है, क्योंकि आपके स्पिनर्स रिसेंटली अगर आप देखें तो थोड़ा मेरा ख्याल है ज़रा बेहतर बॉलिंग करना शुरू हुए हैं। श्रीलंका वाले मैच में उनकी बॉलिंग कुछ बेहतर थी, लेकिन वो पिच मतलब कि वो ऐसी थी कि वो खास टर्न वगैरह उस पे थी नहीं। श्रीलंका के स्पिनर्स के साथ भी जो हुआ वो देखा सर ने। तो हुँ। आई थिंक के स्पिनर्स को कुछ बेहतर फॉर्म लग रही है अब, लेकिन उसामा मीर की जगह वैसे भी नहीं बनती। आई थिंक कि मतलब कि एक प्लेयर के साथ ज्यादती है कि आप उसको इतनी देर बाद एक चांस दे रहे हैं और वो आपने 1,30,000 लोगों के सामने इंडिया के खिलाफ उसको दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल उसामा मीर की जगह बनती है। चलें, उसामा मीर की तो बात होगी। अच्छा, वैसे हमने तो स्पिन की बात की। अच्छा, आपको वैसे होल कॉम्बिनेशन का क्या लगता है कि कोई चेंज होगा पाकिस्तानी टीम में या फिर सेम टीम के साथ जाएँगे? आई थिंक सेम टीम के साथ जाएंगे। हमने देखा बाबर आजम जो है वो जरा विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ परसिस्ट करना चाहता है। हुँ, ज्यादातर वो ये कहता है कि अगर एक टीम जीत रही है तो उसको चेंज नहीं ज्यादा करता। हुँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि फखर जमान को खेलना चाहिए इमाम की जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चेंज होगी। अच्छा, वैसे आपने कहा फ़खर ज़मान को खेलना चाहिए, उसकी कोई रीज़न देंगे आप? हाँ यार, उसका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड काफी अच्छा है। 2017 का फाइनल में 100 है, 2019 के वर्ल्ड कप में भी 50 है। उसने मेरा नहीं ख्याल किसी और ने कोई 50 की थी। बाबर भी 40 में शायद आउट हो गया था। हुँ, तो आई थिंक उसका रिकॉर्ड अच्छा है ये। और अहमदाबाद की ग्राउंड में मेरा नहीं ख्याल कोई लाइक ज्यादा मुश्किल होगी इस तरह की कि पिच से रिलेटेड को खास हुँ। स्पिन या बॉल सीम हो रहा होगा। तो आई थिंक एक अच्छा चांस है फखर जमान के लिए भी कि फॉर्म वापस आ जाए अगर खिलाएंगे तो। हुँ, हुँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मिडल ऑर्डर तो हमारा काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, रिज़वान भी माशाल्लाह अच्छा कर रहा है, सऊद शकील भी अच्छा कर रहा है और नीचे भी अच्छा आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं ज़रा बॉलिंग की, फ़ास्ट बॉलिंग की। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग में जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि हमारे फ़ास्ट बॉलिंग के लीडर हैं, शाहीन शाह अफ़रीदी, वो इतने अच्छे परफ़ॉर्म नहीं कर रहे पिछले 2 मैचेज़ में। ऑल्दो उन्होंने पहले अच्छा किया हुआ है इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें वो रोहित की विकेट ली हुई है, कोहली की भी, और यही 2 विकेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। शाहीन का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कल वाले मैच में, क्योंकि अगर वो अर्ली ऑन विकेट्स ले जाते हैं तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो अगर फिर जो विकेट पे स्टे करते हैं तो फिर वो फिर एंड तक लेके जाते हैं मैच को। तो आप क्या कहना चाहेंगे शाहीन की एक तो फ़ॉर्म के बारे में कि जिस तरह वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने अच्छे रिदम में नज़र नहीं आ रहे, उनकी पेस भी इतनी नहीं है। 130, 135 से ज़्यादा वो कर ही नहीं पा रहे। श्रीलंका के मैच में उन्होंने जिस तरह दूसरा तीसरा ओवर मेरे ख़्याल में कर रहे थे और वो पूरा उन्होंने 130s में और 129 9 में किया। तो एक तो इसके बारे में और शाहीन का रोल बताएँ कि क्या इम्पोर्टेंट रोल होगा शाहीन का? देखिए, शाहीन का रोल तो इम्पोर्टेंट होगा ही बिल्कुल। उनके पहले भी इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन पहले आपके पास साथ नसीम शाह भी था। लेकिन अब नसीम शाह की जगह हसन अली है, जो कि वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हुँ, लेकिन मुझे ज़रा है कि
असली कोई खास एक्सप्रेस पेस बॉलर नहीं है, उसकी लाइक पेस है ही 130 में ही है। कभी कभार एक आधी बॉल 140 की होगी, वरना ज्यादा 130 में बॉल करता है। तो इवन दो कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है टाइट लाइन एंड लेंथ से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की फॉर्म में रोहित शर्मा है वो लाइक इतनी पेस पे ट्रबल हो सकता है। उसके अलावा भी दूसरा ओपनर तो आई थिंक ईशान किशन है, अगर शुभमन गिल नहीं खेलता। नहीं खेल रहा, अब वो बहुत पता सही। नहीं शुभमन गिल कितना फिट हो गया है डेंगू से, लेकिन मेरा ख्याल है अभी ईशान किशन ही खेलेगा शायद। तो आई थिंक कि अगर आगे बार दूसरी तरफ भी कोई खास इस तरह का स्ट्राइक बॉलर नहीं है, तो फिर शाहीन का रोल और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसको विकेट्स लेना ज़्यादा ज़रूरी है उसका इस मैच में खास तौर पर। बिल्कुल, शाहीन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अब मैं बात करना चाहूँगा हारिस रऊफ़ की। हारिस रऊफ़ का आई थिंक पिछले नीदरलैंड वाला मैच थोड़ा बेहतर था, लेकिन फिर अगले मैच में उनको फिर काफ़ी ज़्यादा रन्स कंसीडर किए। तो आपको क्या लगता है कि हारिस रऊफ़ आई थिंक कुछ उनका टेक्निकल फ़ॉल्ट आ रहा है, या फिर पिचेज़ ही ऐसी हैं उस पे हर बंदे को स्कोर पड़ता है? आई थिंक हारिस रऊफ ने श्रीलंका वाले गेम में एंड पे जो अपने कुछ ओवर्स थे वो काफी अच्छे किए थे, हुँ, जिस वजह से आई थिंक उनके कैप्टन, श्रीलंका के कैप्टन भी कह रहे थे कि वो कोई 20-30 रन शॉर्ट थे इस मैच में। हुँ, हुँ, जबकि उन्होंने 345 किया था, लेकिन आई थिंक वो पिचेस ही ऐसी थी कि वो 345 के बाद भी वो 20-30 रन शॉर्ट थे। हुँ, तो आई थिंक हारिस रऊफ का जो लाइक मेन रोल है डेथ बॉलिंग का, वो तो वो अच्छा कर रहा है। नेदरलैंड्स के साथ भी उसने जो मिडिल ओवर में भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी। उसके अलावा श्रीलंका वाले मैच भी आई थिंक मिडिल ओवर्स में भी इसने बॉलिंग उसकी सही थी, लेकिन कुछ उसको एजेस के चौके थे और कुछ तरह वो लाइक आपको, मुझे याद है एक टाइम था कि आपको नजर आ रहा था एक गैप है बैकवर्ड पॉइंट वाली साइड पे, और फिर भी लाइक वो किसी ना किसी तरह वहां से चौके निकल ही रहे थे, जबकि आपने एक मतलब आई थिंक फील्ड के मुताबिक बॉल नहीं कर पा रहा था शायद वो उस वक्त। हुँ। लेकिन आई थिंक उसकी बॉलिंग इतनी कोई खास बुरी नहीं रही, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आई होप इंडिया के खिलाफ भी कंटिन्यू करे। बिल्कुल जी, अब अब्दुल्ला भाई हमें जॉइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पाकिस्तान से इंडिया मैच का हम प्रीव्यू कर रहे थे। तो सबसे पहले आप कितने एक्साइटेड हैं ये बताएँ, और क्या लगता है, क्या होप्स हैं आपकी? कौन जीतेगा? किस तरह देख रहे हैं इस मैच को? यार होप्स तो हमेशा पाकिस्तान के जीतने की हैं, लेकिन क्या होगा वो बस अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम तो बस उम्मीद बैठ के देखेंगे और दुआ करेंगे, और इंशाल्लाह हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो दुआ करेंगे कि रिजल्ट इंशाल्लाह हमारे फेवर में। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आप ना अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे सवाल करूँगा क्योंकि ज़ैद भाई से हम काफ़ी सवाल कर चुके हैं। तो ये बताइएगा कि सबसे पहले पाकिस्तान के लिए 3 या फिर 3 की प्लेयर्स बता दें, जिनका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होगा कल वाले मैच में, और जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होंगे कल वाले मैच के लिए अगेंस्ट इंडिया। मैं थोड़ा स्टीरियोटिपिकल आंसर ही दूंगा कि शाहीन का फायर करना न्यू बॉल के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की टीम ऐसी है कि आपको ऊपर से विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो आई डोंट नो अगर वो जो फिंगर इंजरी है उससे थोड़ा रिकवर हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन आई एम होपफुल कि वो थोड़ा राइज करेगा, क्योंकि उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस थोड़ी पिछले 2 मैचेस में कुछ खास नहीं थी। तो आई एम होपिंग दैट ही विल स्टेप अप इंशाल्लाह। एंड देन द सेम अप्लाइज विद द बैट टू बाबर, कि वो स्टेप अप करे। और फिर जिस तरह रिजवान बैटिंग कर रहा है इंशाल्लाह, आई आई थिंक हिज फॉर्म विल इज़ रियली इम्पोर्टेंट, और उसमें कॉन्फिडेंस भी है, तो इंशाल्लाह वो भी आई थिंक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। बस बिल्कुल ठीक। अच्छा, चलिए अब मैं थोड़े-से ना इमाम उल हक पे आ जाता हूँ, क्योंकि इमाम उल हक के जो इस वर्ल्ड कप में दोनों डिसमिसल थे, वो दोनों शॉर्ट बॉल्स पे थे। पहले मैच पे भी उन्होंने नीदरलैंड के अगेंस्ट शॉर्ट बॉल पे आउट हुए, और दूसरे मैच में भी सेम तरीके से और सेम ही जगह उनका कैच किया और वो शॉर्ट बॉल पे ही आउट हुए। जबकि दूसरे मैच श्रीलंका वाले मैच में मेरे ख़्याल में पहला शॉर्ट बॉल किया था इमाम उल हक को, और उन्होंने अपने पहले शॉर्ट बॉल पे ही शॉट उठा दी, और आई थिंक एज लगा था, टॉप एज था, और वो जाके सीधा फ़ील्डर के हाथ में था। और ये सिर्फ़ इन 2 मैचेज़ से नहीं है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, ये काफ़ी पहले से ये चल रहा है। तो सबसे पहले ज़ैद भाई आप बता दें कि इसके बारे में क्या, इमाम उल हक का क्या कमज़ोरी चल रही है, या फिर क्या इसका मसला आ रहा है, जो उनके रन्स भी नहीं हो रहे और फिर वो सेम बॉल पर आउट होते जा रहे हैं? आई थिंक श्रीलंका वाली गेम में तो बहुत ही बॉल लाइक आउटसाइड ऑफ थी काफी, और उसको पुल मारने चले गए थे, जिस वजह से वो लाइक एज वगैरह हो गई। लेकिन बाकी आई थिंक इमाम प्ले कोई
मतलब कि बुरा प्लेयर नहीं है, अच्छा भला प्लेयर है। 45-50 की एवरेज है वनडेज में, अच्छी खासी फॉर्म थी उसकी वर्ल्ड कप से पहले तक। वो तो है। अफगानिस्तान की सीरीज में भी, एशिया कप में भी 50 है उसकी। तो आई थिंक वो की प्लेयर तो है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस का भी शायद कोई मसला हो, क्योंकि उसने फील्डिंग में कैचेस भी ड्रॉप किए हैं। उसके अलावा मैं बल्कि कुछ दिन पहले मिसबा उल हक को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि इमाम को चाहिए फिलहाल चाहे शुरू में इस तरह की शॉट्स ना खेले, बाउंसर छोड़ दे जाए, क्योंकि बैटिंग में अगर एक बार रिदम आ जाए तो फिर आप लाइक अपने जो मेन शॉट्स हैं हम उन पे पहले फोकस करेंगे। कवर में या पॉइंट पे अच्छा खेल लेता है इमाम, या स्ट्रेट ड्राइव जरा बेहतर कर लेता। तो आई थिंक के उसको जरा शुरू में बाउंसर्स को लाइक छोड़ना चाहिए, इतना ना ना खेले। एंड पे जब वो सेट हो जाए तो फिर शायद वो, जब वो अटैक करने जाए फिर शायद मतलब कि इस तरह की शॉट्स की जरूरत हो तब मार ले। लेकिन आई थिंक शुरू में जरा कंट्रोल में रह के उसको खेलने की जरूरत है। हुँ, बिल्कुल ठीक। जिस तरह कंट्रोल में बात की, अब सेम गोज़ टू अब्दुल्ला भाई, आप भी इसके बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि क्या मसला चल रहा है इमाम के साथ? इतने रन्स नहीं कर पा रहे, नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, उनकी एवरेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन रीसेंट फ़ॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन भी लूँगा कि कुछ पिछले दिनों शायद डाटा आया था कि 1000 बॉल्स हो चुकी हैं पावर प्ले में पाकिस्तान के, जिसमें एक सिक्स भी नहीं लगा। तो आई थिंक इंटेंट की भी कमी लग रही है, जिस तरह बाकी सारी टीम जो है, हर टीम जो है वो आके शुरू में अटैक करती है। और हमने पिछले जब एशिया कप था उसमें भी हमने देखा था कि जो भी बैट्समैन आता, सॉरी, शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट वो अटैक करता था। यानी कि सारी टीम्स अब अटैकिंग मोड पे आ गई हैं, लेकिन हमारे बैट्समैन शुरू में जाके वो इंटेंट शो नहीं करते। तो इसकी भी क्या वजह है? और इमाम उल हक वाले टॉपिक पे भी आप बता दें अब्दुल्ला भाई। आई थिंक दोनों आपके जो सवाल हैं वो कनेक्टेड हैं कि मेरे ख्याल में इमाम थोड़ा कोशिश कर रहा है कि वो, जैसे पहले जब वो 2021 तक ओडीआईस खेलता था तो काफ़ी हुँ, स्लोली शुरू करता था और काफ़ी उसका पावर प्ले में मसला चलता था। हमेशा लोग बोलते थे कि देखो इससे कोई रन्स नहीं हो रहे पावर प्ले में, ये वो। फिर 2022 के बाद उसने थोड़ा बेहतर किया, अपना स्पिन गेम भी थोड़ा बेहतर किया और पावर प्ले में भी थोड़ा एवरेज तक, जो बेसिक लेवल होता है नॉर्मल ओपनर्स का, उस उधर तक आ गया था। अब मेरे ख्याल में जैसे दूसरी तरफ से स्ट्रगल चल रही थी ओपनिंग की, फ़खर जो है स्ट्रगल कर रहा था, तो और फिर बाद में अभी तो अब्दुल्ला आया है, लेकिन अनटिल द लास्ट गेम कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं थी ऊपर से कि कोई मोमेंटम देगा। तो मेरे ख्याल में इमाम थोड़ा उस चक्कर में भी है कि वो थोड़ा ज़्यादा शॉट्स खेले, और क्योंकि टीम मैनेजमेंट भी इस चीज़ की बात करती रहती है कि हमें पाकिस्तान वे खेलना है और अग्रेसिव तरह से खेलना है, तो मेरे ख्याल में शायद वो थोड़ा एस्पेक्ट भी आ जाता है। जैसे मैंने भी वो जो जैद बात कर रहा था मिसबा के बारे में, वो मैंने भी देखी थी। वो मैंने देखा था, उसमें वो बात कर रहा था दैट एक तो इट्स जस्ट नेचुरल कि शुरू में जब बॉल हार्ड होती है तो वो बाउंसर के थोड़ा ज़्यादा बाउंस करता है, पिच भी ऐसा होता है कि आपको थोड़ा लेंथ शायद आपसे सही तरह से पिक नहीं हो रही, तो वो या तो जैसे श्रीलंका के मैच में मेरे ख्याल में थोड़ी साइड पे थी, तो ऑफ की तरफ थी, तो उसने वो गलत लाइन पे हुक किया, और फिर नेदरलैंड्स वाला जो था वो अच्छा बाउंसर था, उसके लिए थोड़ा हाई हो गया, तो उसकी वजह से वो आउट हो गया। तो आई थिंक वही बात है कि थोड़ा आप थोड़ा हर बॉल के पीछे तो नहीं कर सकते, दैट इफ इट्स अ बाउंसर एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट योर शॉट्स इन द बिगिनिंग, तो आप उसको थोड़ा आराम से खेल सकते हैं। वही बात है कि दूसरा जो सवाल था 1000 बॉल्स विद आउट द सिक्स का, कि पाकिस्तान का टेम्पलेट अलग है, तो वही टेम्पलेट जिससे आपकी सक्सेस आती रही है वही आपको अभी अपनाना पड़ेगा। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके वर्ल्ड हुँ, कप में स्पेशली आप कुछ नई चीज़ करने लगें। बस एक बात है कि अब्दुल्ला थोड़ा ज़्यादा लॉफ्टेड शॉट्स वगैरह खेलता है, उसका स्ट्रोक प्ले भी अच्छा है, जब वो अग्रेसिव शॉट्स खेले तो वो शायद पावर प्ले में लॉफ्ट कर दे और वो शायद वो पहला छक्का मार दे ताकि ये स्टैट दफन हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी कोई मेरे लिए तो कोई इतनी कंसर्न की बात नहीं है। मेरे लिए बस वो कंसर्न की बात है कि दो हमारे अर्ली आउट हो रहे हैं आजकल, तो वो नहीं आउट हो, बेशक 40 रन कर लें 50 रन कर लें पावर प्ले में, तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा, क्योंकि फिर प्लेटफॉर्म लग जाएगा मिडिल ऑर्डर के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस तरह ये ओडीआई का वर्ल्ड कप है, और मुझे नॉलेज है क्रिकेट की, मुझे जितना ओडीआई के बारे में पता है, मुझे लगता है कि आप ओडीआई में आपकी
बैटिंग में भी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होती हैं और बॉलिंग में आपको पार्टनरशिप तोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि मिडल ओवर्स में अगर जो पार्टनरशिप लग जाती है, वो स्कोर फिर बहुत आगे चला जाता है। और वहीं पे जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो जब तक आप पार्टनरशिप नहीं तोड़ते, वो स्कोर काफ़ी आगे चला जाता है और आपके पास फिर मोमेंटम वो नहीं रहता। फिर एंड में काफ़ी हम कम देखते हैं कि वो एंड में फिर जिस तरह पाकिस्तान ने भी पिछले मैच में किया था कि वो उन्होंने डेथ ओवर्स में इसको कंपनसेट कर लिया था, लेकिन इतना इतना कम होता है ये कि हम ज़्यादा मिसाल इसी की देते हैं कि जब दरमियान और मिडल ओवर्स में वो कोई पार्टनरशिप लग जाती है, तो स्कोर काफ़ी हाई हो जाता है। तो सबसे पहले ज़ैद भाई आप बता दें इसके बारे में कि इंडिया जिस तरह है, वो पार्टनरशिप जिस तरह कोहली है उनके पास, वो अक्सर पार्टनरशिप लगाता है, जबकि हमारे बॉलर्स मिडल ओवर्स में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, वो इतनी विकेट ब्रेक थ्रू नहीं ले सकते। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक अब जिस तरह के ओडीआईज हो गए हुए हैं, तो लाइक सबसे जो मुश्किल फेज है एक तरह से बॉलिंग करने के लिए, वो भी मिडिल ओवर्स ही होंगे मेरा तो ख्याल है, क्योंकि बिल्कुल एक तरह से फ्लैट पिच हो जाती है, नॉर्मली बैटर्स भी सेट हो जाते हैं सर्कल के बाद। तो आई थिंक उसमें विकेट लेना वैसे भी काफी मुश्किल होती है, प्लस स्पिनर्स भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म थे, इस वजह से आई थिंक मिडिल ओवर में इतनी विकेट्स नहीं निकल पा रही हैं रिसेंटली। उसके बाद लेकिन आई थिंक कि हसन अली ने लास्ट मैच में मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग की थी, इवन दो उसको कुछ मार पड़ गई थी कुछ साल मैंने से, लेकिन उसने लाइक विकेट लेके दे दी थी पाकिस्तान को, जिसकी वजह से आई थिंक के रन थोड़े बच गए थे, लाइक पाकिस्तान उतना हाई टोटल नहीं हुआ जितना हो सकता था। तो आई थिंक के फास्ट बॉलर्स कुछ बेहतर कर रहे हैं मिडिल ओवर में, लेकिन स्पिनर्स अभी जरा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि आई थिंक उनका अगर फॉर्म में आना काफी जरूरी है। इवन दो जरा बेहतर हो गए हैं लगे थे मुझे तो श्रीलंका वाली गेम में, लेकिन आई थिंक अब ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है उनको। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जिस तरह मैंने पहले ज़ैद भाई से भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या लगता है कि कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का क्या होगा? सेम रहेगा या चेंज होगा? अब्दुल्ला भाई आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ है? थोड़ी जो आज न्यूज़ देखी थी, वो कुछ लोग कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी टर्न मिलेगी पिच पे। तो मुझे अगर टर्न मिलेगी तो मुझे लगता है सेम ही कॉम्बिनेशन होगी। अगर थोड़ी फ्लैटर विकेट हो तो शायद वो चौथा पेसर खेलने की कोशिश के बारे में सोच लें, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। एंड उसामा का कंसिडरेशन में आना इंडिया के अगेंस्ट, आई जस्ट फील इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि जितनी जितनी बेहतरी से वो लेग स्पिन खेलते हैं, मुझे मुश्किल लगता है कि हम लोग दो लेग स्पिनर उनके खिलाफ खिलाएंगे, स्पेशली जब एक शादाब ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है तो एक और खिला लें, थोड़ा रिस्की हो सकता है अगेंस्ट इंडिया। मुझे लगता है कि वो शायद वो ऑप्शन नहीं अपनाए। तो आई थिंक नवाज प्रॉब्ली अनचेंज्ड ही मुझे लग रहा है टीम कर ली खेलेंगे शायद। चलिए अब हम इंडिया के थोड़ा बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में काफ़ी बात कर ली, तो जितना पॉसिबल था, जितने हमने डिफेक्ट्स देखे पाकिस्तान टीम में, उसके ऊपर बात की। अब हम इंडिया पे आते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कुलदीप यादव की। काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं। एक पवेलियन मैंने देखा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जबकि कुलदीप यादव सेम लेंथ पे और शादाब भी एक ही लेंथ पे बॉल करता है, लेकिन शादाब को अक्सर स्कोर पड़ जाता है और कुलदीप यादव को स्कोर नहीं पड़ता। सेम क्वेश्चन मैं आपके ऊपर करूँगा कि आपसे करूँगा कि आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि कुलदीप यादव अक्सर टर्न भी उसको मिलता है, जबकि शादाब को इतना टर्न नहीं मिलता, या मिलता भी है तो इतने इफेक्टिव नहीं रहते। तो इसके बारे में आपका क्या जवाब होगा? सबसे पहले ज़ैद भैया बता दें। आई थिंक कुलदीप यादव का एक ये है कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो है उसको जनरली खेलना मुश्किल होता है, एक तो इस वजह से कि वो एंगल डिफरेंट होता है, और दूसरा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होते हैं काफी कम है। आई थिंक इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में खाली कुलदीप है, उसके अलावा शमसी खेलता है। शमसी। तो आई थिंक इस वजह से जरा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को खेलना मतलब कि ज्यादा मुश्किल होता है। बाकी शादाब को आई थिंक लाइक मार पड़ती है कुछ, लेकिन कुलदीप का आई थिंक इस वजह से है कि उसने एक तो पहले उसको काफी मार पड़ी थी। मुझे याद है 2021 में इंग्लैंड गई थी इंडिया, तो वहां बेन स्टोक्स ने खास तौर पे कुलदीप को लाइक बहुत ज्यादा को मारा था मुझे याद है एक सीरीज के अंदर, और उसके बाद कुलदीप ड्रॉप भी हो गया था टीम से। तो आई थिंक उसका मैं कहीं पढ़ा था क्रिकेट इन्फो पे कि उसने अपनी पेस तेज की है जब वो वापस आया, तो उससे जरा के उसको कंट्रोल बेहतर आ जाएगा। तो आई थिंक शादाब के बारे में लोग, फनी चीज ये है कि शादाब के बारे में लोग ज्यादातर ये बात करते हैं कि उसको पेस स्लो करनी चाहिए, ज्यादा फ्लाइट देनी चाहिए, लेकिन आई थिंक उसको जरा कंट्रोल इसका आजकल डाउन हुआ है। अक्सर एक आधा कोई फुल टॉस या शॉर्ट बॉल कंसिस्टेंसी भी पर रहती है। बात होती है ना अक्सर उसकी शादाब की, कि कंसिस्टेंट नहीं रहते। हाँ, लेकिन आई थिंक स्लो पेस का अगर आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो वो ज्यादा रिस्की है। जिस तरह हम देखें
बॉलर हो गए, कोई उस्मान कादिर टाइप या मैट पार्किंसन टाइप के बॉलर हैं, तो उनकी जनरली इकोनॉमी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि अगर वो स्लो पेस से कहीं इधर उधर लाइन होगी तो कम चांसेस हैं कि बैट्समैन उसको कुछ ना करे, ज़्यादा चांस ये है कि बैट्समैन उसको बाउंड्री मारेगा ही। तो आई थिंक कि शादाब थोड़ा इनकंसिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन आई थिंक वो एक अच्छा बॉलर है, कम बैक कर सकता है जल्दी। बिल्कुल, हम तो होप्स करते हैं बिल्कुल पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, क्योंकि वाइस कैप्टन भी है, निकाल तो सकते नहीं, अब टीम में ही रहेगा। लेकिन खैर अब अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे उनसे पूछा कि कुलदीप के बारे में, आपसे पूछता हूँ कि उनको टैकल कैसे करें कुलदीप को। और मैं एक जगह देख रहा था कि उनको ज़्यादातर जो है ना, कहीं पे देख रहा था कि उसने कहा था एनालिस्ट ने कि ज़्यादातर अब उसको आगे निकल के खेलें या फिर उसको आप चांस ना दें उसकी बॉल टर्न होने का। तो आपका क्या ख्याल है? और वो कितना डेंजरस साबित हो सकते हैं पाकिस्तानी बैटर्स के लिए? स्पेशली बाबर के लिए, क्योंकि कुलदीप ने बाबर को एक दफ़ा आउट किया हुआ है 2019 में। 2 दफ़ा आउट किया हुआ है। हुँ, आई थिंक कुलदीप के साथ मेन चीज़ है, जैसे आई थिंक शोएब मलिक वाज डिस्क्राइबिंग इन द पवेलियन कि वो थोड़ा ज़्यादा डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश करता है बिकॉज़ ही हैज़ अ गुड रेंज डाउन द ग्राउंड, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि हर बैट्समैन जो अपनी स्ट्रेंथ है उस पे स्टिक करे। तो जैसे रिजवान जब वो अच्छा स्पिन को खेल रहा होता है तो वो स्वीप्स वगैरह रिवर्स स्वीप्स मारता है, तो वो आज और कल भी मेरे ख्याल में सुना था कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, हुँ, प्रैक्टिस कर रहा है, तो आई थिंक दैट विल बी हिज अप्रोच। एंड आज मैंने पढ़ा था कि बाबर भी ट्रेनिंग में काफ़ी स्वीप्स की प्रैक्टिस कर रहा है। वो जनरली ही डजंट स्वीप दैट मच, लेकिन हुँ, वो भी मेरे ख्याल में शायद um, उस अप्रोच को अडॉप्ट करे। हर बैट्समैन की डिफरेंट अप्रोच होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ा अगर उसको सही तरह से पिक नहीं कर रहे, सो इफ़ यू कैन गेट टू द लेंथ ऑफ द बॉल अर्ली ऑन, तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और दूसरा बस यही कि स्वीप्स वगैरह खेलना, उसकी लेंथ थोड़ा अगर डिसरप्ट कर सकते हैं तो बेहतर होगा, बिकॉज वो बहुत अच्छी लेंथ पकड़ा हुआ है, जस्ट टोटली ऑपोजिट टू शादाब के शादाब अपनी कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल कर रहा है। कुलदीप के साथ वो काफ़ी ओडीआईस खेला हुआ है, तो उसकी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करता है और उसकी पेस थोड़ी ज़्यादा है, जैसे जैद ने कहा था पहले से ज़्यादा है, तो ही इज़ अ डिफ़िकल्ट बॉलर टू फेस। बट आई थिंक कि हमारे बैट्समैन जो हैं, आई थिंक वी कैन डू वेल अगेंस्ट हिम, एंड आई वुड आल्सो लुक फॉरवर्ड टू हाउ साउथ शकील वुड प्ले अगेंस्ट हिम अगर वो उसको खेलने की चांस मिले उसे। हुँ। बिल्कुल, साउथ शकील हो गया, रिज़वान हो गया, ये काफ़ी अच्छा स्पिन को डोमिनेट करते हैं, जिस तरह हमने पिछले मैच में भी देखा था। रिज़वान काफ़ी अच्छे फ़ॉर्म में था, उन्होंने अच्छी स्वीप खेली थी और अब्दुल्ला ने भी अच्छी आई थिंक स्पिन को टैकल किया था। उसके बाद साउथ शकील नो डाउट उन्होंने नीदरलैंड वाले मैच में भी और इस मैच में भी, श्रीलंका वाले मैच में भी स्पिन को काफ़ी अच्छा खेला। अच्छा, हम इंडिया के जो है ना फास्ट बॉलर्स और ऑल-राउंडर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जडेजा, उनके पास काफ़ी अच्छा बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा ये हो गया, हार्दिक पांड्या हैं, उनके पास अच्छा बैटिंग ऑप्शन तो बहुत अच्छे हैं और फिर बॉलिंग में भी उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। वो नो डाउट पहले भी काफ़ी अच्छे बॉलर थे, लेकिन अब तो उनकी लेंथ और लाइन काफ़ी बेहतर हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू पहले के जिस तरह बॉल करते थे। और उसके बाद इनके पास शार्दुल ठाकुर भी है, जो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद बॉलर्स में फास्ट, उनके पास बुमराह भी है, फिर सिराज भी है। ऑल्दो सिराज थोड़े पिछले मैच में, अफ़गानिस्तान वाले मैच में उनको थोड़ा रन्स कंसीड हुए, उनको थोड़ी-सी मार पड़ी, लेकिन नो डाउट श्रीलंका वाला मैच जो फाइनल था, उन्होंने ही बिल्कुल साइड पे कर दिया था। तो सबसे पहले आप बताएँ ज़ैद भाई कि ऑल-राउंडर इतना डोमिनेट कर रहे हैं उनका और फिर फास्ट बॉलर तो वैसे ही हैं, तो इसका कितना फ़ायदा होता है? जबकि हम पाकिस्तानी टीम में बात करें, तो नवाज़ भी है, हमारे पास शादाब भी है और इफ्तिखार भी हैं, तो ये 3 हमारे पास भी हैं और उनके पास भी हैं। तो ऑल-राउंडर्स का एक तो आप रोल बता दें और इंडियंस के बॉलर्स के बारे में बता दें कि आप उनको कितना रेट कर रहे हैं और कल उनका जो है कितना रोल होगा इंडियंस के लिए? आई थिंक ऑलराउंडर्स में खास तौर पे हार्दिक पांड्या का जिस तरह का आजकल चल रहा है, आई थिंक कि वो एक प्रॉपर आप कह लें 4D 3D 4D जो भी आप कहेंगे वो प्लेयर है, लाइक वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, इवन वो आईपीएल में कैप्टनसी भी अच्छी करता है। हुँ, तो आई थिंक कि वो प्रॉपर पैकेज है इंडिया के पास जो कि काफी टीमों के पास नहीं होगा। आई थिंक पेस हुँ, ऑलराउंडर्स वैसे ही लाइक इतने कम होते हैं और उसके अलावा इन फॉर्म हो अगर और फिट हों कि वो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लें तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीम के लिए। हार्दिक पांड्या ने मुझे याद है अफगानिस्तान के खिलाफ भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। एक वो
क्रूशियल पार्टनरशिप थी उमर ज़ई की और हशमतुल्लाह की, उसको भी ब्रेक किया था उसने। तो आई थिंक उसकी लाइक काफ़ी अच्छी चल रही है उसकी फॉर्म, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। उसके अलावा जडेजा है ऑलराउंडर में। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट्स ली थी, लेकिन वो चेन्नई में था जहाँ पे ज़रा काफ़ी बॉल टर्न होती है नॉर्मली। तो आई थिंक अहमदाबाद में भी जडेजा का रोल इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो लाइक विकेट टेकिंग रोल नहीं होगा आई थिंक, लेकिन वो रन लाइक कंटेन कर सकता है। अच्छा बॉलर है जडेजा भी। उसके अलावा अश्विन का आई गेस चांस हो सकता है खेलने का, लेकिन मैंने कहीं सुना था शायद वो नहीं अवेलेबल, जब तक कहीं गया है वो, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं। लेकिन आई थिंक कि वो बैटिंग का उसकी अश्विन की लाइक इतनी वो पावर रेटिंग वगैरह नहीं, लेकिन ही कैन बैट। आई थिंक उसकी टेस्ट मैच में सेंचुरीज भी हैं कहीं। और बॉलिंग तो लाइक अश्विन का ये है कि वो एक तरह का काफी लाइक अच्छा मिस्ट्री स्पिनर है, आपको पता नहीं होता उससे कोई 10-12 वेरिएशंस हैं अश्विन के पास जिनमें वो कुछ भी कर सकता है। अब तो लेकिन बॉलर तो अश्विन बहुत अच्छा है, लेकिन बैट्समैन का है, लेकिन वो प्रॉपर ऑलराउंडर उस तरह के आई गेस कम ही होते हैं। उसके अलावा बॉलिंग में आई थिंक बुमराह और सिराज काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बुमराह ने रिसेंटली काफी अच्छी बॉलिंग की, इवन दो वो इंजरी से वापस आ रहा है, लेकिन उसकी बॉलिंग को देख के लग नहीं रहा तो खास कि वो इंजरी का कोई इसको मसला है अभी। अब तो उसके अलावा सिराज ने वर्ल्ड कप में तो आई तो बहुत अच्छी लाइक विकेट एक नहीं ली ज्यादा, लेकिन एशिया कप में उसका काफी अच्छा रिदम था। और उसके अलावा रन उसको कोई खास नहीं पड़े लेकिन वर्ल्ड कप में, तो आई थिंक उसकी बॉलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मोहम्मद शामी है, उसका आईपीएल में अहमदाबाद में रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, लेकिन क्योंकि इंडिया जो है वो बैटिंग डेप्थ की वजह से शार्दुल ठाकुर को खिला रहा है, तो वो जरा हो सकता है कि शामी में भी ना खेले। लेकिन उसका वैसे गुजरात से क्योंकि वो खेलता है, तो उसका आईपीएल में होम ग्राउंड है अहमदाबाद, और वहाँ उसका काफी अच्छा रिकॉर्ड है। बिल्कुल। अब सेम क्वेश्चन मैं अब्दुल्ला भाई आपसे पूछूंगा कि उनके फास्ट बॉलर्स का रोल क्या होगा, और जिस तरह उन्होंने ऑलराउंडर्स के ऊपर बात की, और आपके क्या व्यूज हैं ऑलराउंडर्स पे भी, और पाकिस्तान के भी थोड़े ऑलराउंडर्स के ऊपर आप थोड़ी बात करें। जिस तरह हमारे पास 3 है, एक इफ्तिखार हो गया, एक शादाब है, एक नवाज है। ऑल्दो ये जब तक नवाज ने थोड़ी सी अच्छी परफॉर्म की हुई है बैटिंग में, शादाब भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, और इफ्तिखार तो नो डाउट एक 50 मेनिया चल रहा है उनका। और बॉलिंग में भी वो नो डाउट काफी अच्छे परफॉर्म करे, हमारे दोनों मेन स्पिनर से तो ज्यादा ही अच्छे कर गए हैं। और इसके बारे में आपके क्या व्यूज है? इंडिया का जो सेटअप है उसमें ऑलराउंडर्स की, जैसे दोनों टीम्स के ऑलराउंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ्स बिल्कुल इस वक्त डिफरेंट हैं। क्योंकि इंडिया के जो पांड्या और जडेजा हैं उनका दे गिव देम रियली गुड बैलेंस, और पांड्या की वजह से वो तीसरा स्पिनर भी खिला सकते हैं अगर उन्हें चाहिए। लेकिन जिस तरह की फॉर्म जडेजा की रही है विद द बैट इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, तो इसलिए उन्हें ठाकुर को भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि जडेजा की फॉर्म विद द बैट भी इतनी खास नहीं रही है रिसेंटली। सो दे वांट समवन गुड एट नंबर 8। तो इसी लेकिन पांड्या की बॉलिंग इतनी अच्छी है आजकल के, फिर भी उनका बॉलिंग अटैक नो मैटर व्हाट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन बैटिंग में अगर आप उनको नंबर 7 तक पहुंच जाए, मतलब 5 विकेट आप ले जाएं, तो आप थोड़ा बहुत उनको ट्रबल कर सकते हैं लोअर ऑर्डर में। पाकिस्तान का ऑपोजिट है कि पाकिस्तान की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि शादाब 7 पे अच्छा करता आ रहा है, फिर नवाज 8 पे भी अच्छी फॉर्म में है, उसने वार्म अप में भी अच्छा किया था, फिर पहले मैच में नेदरलैंड्स के खिलाफ भी अच्छा किया था। तो बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बॉलिंग में मसाइल चल रहे हैं, बिकॉज शादाब और नवाज की खास इतनी फॉर्म नहीं है। एंड देन इंडिया के पास ऑफ कोर्स वो एडवांटेज है कि एक्स्ट्रा उनके पास फास्ट बॉलर आ जाता है पांड्या की वजह से, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो इट्स अ गुड कंपटीशन। बस आई थिंक कि अगर इंशाल्लाह शादाब और नवाज थोड़ी अपनी बॉलिंग पे वो फिगर आउट कर लें और सही तरह से अच्छी तरह से पाकिस्तान को कुछ मिडल ओवर्स में बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, देन इट विल रियली इम्प्रूव द टीम ओवरऑल। बिल्कुल जी। ये हमने मोस्टली क्वेश्चन दे लिए। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये पता है होगा तो यही कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते, लेकिन फिर भी कोई दरमियान में कोई ट्विस्ट देने के लिए कोई कह ही देता है बंदा। लेकिन खैर, क्या होप्स है इंशाल्लाह, पाकिस्तान या इंडिया? सबसे पहले जैद भाई, बल्कि नहीं, पहले अब्दुल्ला भाई आप बताएं, जैद भाई से एंड में ट्विस्ट लेंगे। कौन सा ट्विस्ट देना है यार?
पता नहीं उनके उनके बस पॉइंट ऑफ व्यू में ना हमेशा डिफरेंस होता है कोई। वो एक बात करते हैं, हाँ पाकिस्तान जीतेगा लेकिन इंडिया ये वो, लेकिन इंडिया ये वो। या मैं तो ऑब्वियसली दुआ करूंगा बहुत कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन अगर जीते भी नहीं, अभी पूरा वर्ल्ड कप सामने पड़ा है, मेन फोकस इज टू गेट टू द सेमीफाइनल्स। तो मेरे लिए पर्सनली लाइक आई नो कि बहुत बड़ी चीज़ होगी, हारे या जीते पूरा सोशल मीडिया पागल हो जाएगा। कल तो बहुत जो भी है टॉक्सिक लोग बाहर आ जाएंगे, दोनों तरफ से लड़ाई झगड़े होंगे सोशल मीडिया पे, पिच पे मेरे ख्याल में नहीं होंगे लेकिन सोशल मीडिया पे होंगे। और फिर वो एटमॉस्फेयर भी पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि वो अहमदाबाद में है मैच। तो आई जस्ट होप अच्छा मैच हो, आई होप पाकिस्तान compete करे, दैट्स द मेन थिंग आई वांट। अब हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन compete करना चाहिए। आई होप जैसे एशिया कप में हुआ था वैसे कुछ ना हो, क्योंकि दैट वाज रियली disheartening टू सी जिस तरह से हम लोगों ने वो खेला था। लेकिन दैट आई डोंट काउंट दैट एज एन इम्पोर्टेंट मैच, क्योंकि वो तो फार्स ही हो गया था, 2 दिन का वनडे और जो भी हुआ था। But inshallah, this time I just want to see us put up a fight and compete with India, because they are clearly the favorites for the tournament and for this game. So, but I still have hopes कि इंशाल्लाह कल जीत जाएं, and बस अल्लाह से दुआ करते हैं बेहतर करे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान। अब जैद भाई थोड़ा मैं कंटेंट देंगे, जैद भाई आप बता दें। यार मैंने आपको पॉडकास्ट के शुरू में भी कहा था कि इंडिया बेहतर टीम तो है, बस देखा, मैंने कहा लेकिन था। आई होप पाकिस्तान जीते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह, हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान जीते। और मैं लास्ट में एक बात करना चाहूंगा, मोस्टली जो लोग हैं ना 1992 से जो है ना उसका कंपैरिजन करते हैं या फिर कोई सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। मैं कहूंगा कि भाई अगर इंडिया हार गई तो हमारे पे एक और ये होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहला मैच इंडिया से हारे थे और एंड में फाइनल में हम जीते थे। तो हमारे पास एक और बहाना होगा हार के फिर कुछ ना कुछ तो कहने का। लेकिन खैर ये था हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई पॉइंट्स रह गए हो आपके जहन में हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।